उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी 2024 का एक्शन प्लान बनाना भी उसने शुरू कर दिया है। 24 के मोहरे क्या क्या होंगे उसी पर हम बात भी कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष की भूमिका क्या होगी। संजय माफ कीजिएगा, राजीव मैं आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। राजीव, मैं जरा विपक्ष की भूमिका भी समझना चाह रही हूं कि चलिए ठीक है, इतना बड़ा बीजेपी ने मैंडेट मिला क्योंकि उन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत तो विपक्ष ने भी खूब की, कांग्रेस ने भी की, समाजवादी पार्टी ने भी खूब की। तो जो तमाम चालें विपक्ष की थी वो कहां फेल हो गई, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर विपक्ष नेतृत्व इस तरीके से कमजोर रहा तो 24 में फिर कैसे मुकाबला करेगा। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव था विपनेश, और मेरी समझ से अखिलेश यादव जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे या जितना वो सोचते रहे होंगे कि उन्हें इतना वोट मिल जाए या इतना प्रतिशत मिल जाए, जो आमतौर पर पार्टियां प्रतिशत पे ज़्यादा सोचती हैं, सीट में उसके बाद सोचती है कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो 32% मत के बारे में अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते थे, उतने मत उनको मिले, सीटें जो मिली नहीं मिली। उसके बहुत सारे कारण सीटों के होते हैं, आपको भी पता है और चुनावी नतीजे बता भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब गिलक्रिस्ट और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर दोनों तरफ हो, मोदी योगी हो, तो एक बॉलर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओवर में वो रन बचा सकता है कि ये छक्के चौके न पड़े। तो अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा रन बचा सकते थे, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज दूसरे गेंदबाज का इंतज़ार करते रहे और 6 बॉल पे 6 छक्के मार दें, तो फिर दूसरा गेंदबाज कैसे अपनी टीम की हार को बचा सकता है। ठीक इसी तरह से जिस तरीके से 9% बीएसपी का वोट और 3% कांग्रेस का वोट बीजेपी ने छक्का मार के ले गई, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी वो इस चुनाव में की, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये नाकाफी है। दूसरा बड़ा चैलेंज अगर समाजवादी पार्टी के तौर पर देखिए, कांग्रेस के तौर पर देखिए, बीएसपी के तौर पर देखिए, तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में बीएसपी के टिकटों के लिए जो मारामारी होती थी और तमाम किस्से कहानियां जो आप सुनते थे, मुझे नहीं लगता कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की ऐसी कोई अभी आज की स्थिति में। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा, क्या जो जमीन प्रियंका गांधी ने तैयार की है वही वोट प्रतिशत या वही मोदी विरोध के जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोकसभा में शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। ये इसका एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि क्या प्रियंका गांधी ने 24 के लिए अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि ये चुनाव तो विधानसभा का था, तो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर निश्चित तौर पर अगर उन वोटरों ने कांग्रेस को देखा तो उनका कुछ ग्राफ घटता है, बढ़ता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेन मुद्दा है वो चेहरे का है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने अभी फिलहाल मैं तो कहता हूं कि नंबर ही उनके बाद से शुरू होते हैं। 1, 2, 3 आपस में डिसाइड कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बहुत ऊपर है। सही कह रहे हैं राजीव, और इसीलिए विपक्ष को अब अपना नेतृत्व मजबूत करना होगा, एक नए सिरे से सोचना होगा कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैसे मुकाबला करना है। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं यहाँ पर। मानस, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं और ये संभावित मंत्रियों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में हर जाति से एक चेहरा होगा, और ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश में असर करेगा बल्कि देश में करेगा। हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाएगी एक्शन प्लान में, राइट मानस? जी देखिए, बिल्कुल सभी जातियों को और सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें निश्चित तौर पर हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संख्या होने वाली है वो पिछड़ों और दलितों की है। यानी पिछड़े और दलित वर्ग से जो लोग विधायक बन के आए हैं उनकी तादाद आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी पीछे एक बड़ी वजह भी है कि जिस तरीके से दलितों ने खासतौर से वोट किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनका झुकाव बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इस वोट बैंक को जो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट हुआ बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो उसको खोना नहीं चाहती है। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में वो दिखाने की पुरजोर कोशिश करेगी कि उसने दलितों को बहुत बड़ा सम्मान दिया, जो उचित सम्मान जिसके वो हकदार थे उससे भी कहीं ज़्यादा
दिया। पिछड़ा वोट बैंक चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है और वो लगातार इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप देखेंगे कि पिछले वर्ग के भी तमाम चेहरों को, जो बड़े चेहरे हैं उनको भी आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक नाम है, क्योंकि वो पिछड़ों के एक बड़े नेता है। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन बतौर एमएलसी उनका कार्यकाल अभी बाकी है, तो उनको भी मौका मिल सकता है और वो पिछड़ों के बड़े नेता है। तो दलित और पिछड़ा आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इनकी मंत्रिमंडल में होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्राह्मण इसके बाद तीसरे नंबर पे होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा स्थान मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ठाकुर है, वैश्य है, कायस्थ है, इन तमाम अलग अलग जातियों को समाहित किया जाएगा। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्योंकि जो बात राजीव पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सीटें घटी, तो इसको भी ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल का गठन करेगी और प्रयास करेगी कि सभी जातियों को इसमें समाहित किया जा सके, हर क्षेत्र के लोगों को इसमें स्थान मिल सके और उसके बाद इस टीम के सहारे और योगी और मोदी के नाम के सहारे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें दिलाने की एक बार फिर से कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में। ठीक है, 2024 एक्शन प्लान पर बीजेपी काम कर रही है। एक बार फिर से संजय चौधरी साहब आपके पास आ रही हूं। 1 मिनट रुकिएगा सर। इस वक्त नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।